देखो ये आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये सप्लायर है, ये सप्लायर ना तुम्हारा ये क्या कर रहा है, जैसे कि ये सप्लायर है, तो ये सप्लायर और ये क्या होता है, ये रेसिपिएंट है। तो क्या होता है, सप्लायर जब बेचता है तो जो रेसिपिएंट जो पैसा पे करता है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। तो रेसिपिएंट ने पैसा पे किया, पैसा के साथ टैक्स दिया। अब ये ना जो सप्लायर है अपना GSTR 1 में अपना आउटवर्ड सप्लाई बताएगा कि उसने क्या क्या बेचा है। वो अपनी इनवॉइस को अब क्या अपलोड करेगा, क्या क्या सेल किया है। तो वो क्या होगा कि GSTR 2B ऑफ द रेसिपिएंट में जा कर के वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जब जो राम है, अब जब वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा, बिना आउटवर्ड सप्लाई के तो ITC नहीं लेगा। तो जब वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा तो कस्टमर ने उसको 10 लाख और प्लस 1,80,000 पे किया। तो अब वो 1,80,000 गवर्नमेंट को न पे करके सिर्फ तुम्हारा 72,000 करेगा। तो इसमें क्या होता है, एक आता है ITC अवेलमेंट और एक ITC यूटिलाइजेशन। अवेलमेंट का मतलब है जब जो GSTR 2B में आया तो तुम ना उसको तुम अवेल कर लिए कि हाँ 108,000 को तुमने अवेल कर लिया। यूटिलाइज़ कब किया, जब तुमको अपना पे करना था। यहाँ पे तुमने क्या किया, इसको यूटिलाइजेशन किया है ITC को, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या किया, यूटिलाइजेशन किया है। कब किया, जब तुम GSTR 3B फाइल करोगे, ठीक है, GSTR 3B। और जैसे कि ना RCM में क्या होता है, RCM में भी तुम ऐसे ही फाइल करोगे, लेकिन RCM में जब तक तुम पे नहीं करोगे, यहाँ पे RCM में तुम पे कर नहीं करोगे उसका तुम ITC तब तक तुम अवेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये ना जैसे ही तुम ITC अवेल करते हो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाता है। और जब तुम यूज़ करते हो तो तुम कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से तुम यूज़ करते हो ना। एक रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है और वो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसी के लिए मिलता है। अब मैं तुमको एक ग्लैम्स दे रहा हूँ कि उसके बाद में तुम ना इनवॉइस जेन्युइन होना चाहिए। अब इनवॉइस जब जो सप्लायर है जैसे ये है, ये इसमें GSTR 1 में फाइल करेगा तो वो जाकर GSTR 2B ऑफ द राम में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तब वो जा कर के वो ITC ले सकता है। और क्या होता है, कभी कभी GSTR 2B भी फाइल करने की क्या होता है ज़रूरत नहीं होती, वो भी हम लोग केस देखेंगे। क्या आता है, ये पोजेशन ऑफ द टैक्स डॉक्यूमेंट आता है। तो वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए टू अवेल द ITC। एक रजिस्टर्ड पर्सन वैलिड टैक्स पेइंग। अब ये इनवॉइस का हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है, इनवॉइस जैसे हो गया, डेबिट नोट हो गया तुम्हारा, इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट हो गया, रिवाइज इनवॉइस हो गया। रिवाइज इनवॉइस का मतलब क्या होता है ना कि अगर तुमने कुछ गलती कर दी है तो तुम वापस से इनवॉइस बनाकर, जैसे तुमने GSTN नंबर गलती कर दिया, तुम वापस से उसको सही GSTN नंबर को तुम करके दे रहे हो। तुम रेसिपिएंट का नाम गलती कर दिए, तो कुछ भी गलती किया तो उसके लिए रिवाइज इनवॉइस होता है। इनवॉइस इन द केस ऑफ द RCM विथ प्रूफ। इनवॉइस इन द केस ऑफ द RCM के केस में क्या होता है, अगर ना क्या होता है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो तुमको RCM के केस में तुमको रेसिपिएंट को ही ना इनवॉइस बनाना पड़ता है ना। प्रूफ ऑफ द टैक्स पेमेंट, इनवॉइस इन केस ऑफ द RCM अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ द टैक्स पेमेंट। फिर उसके बाद ISD आता है और क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री आती है, ठीक है। डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई कभी भी ना तुम्हारा टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक इनवॉइस में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या है, एक इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है। अरे यार, GSTIN सप्लायर का भी, रेसिपिएंट का भी, ये दोनों का मैंडेटरी रहता है। डिस्क्रिप्शन में मैंडेटरी रहता है, तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट मैंडेटरी रहता है और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तो तुम्हारा मैंडेटरी रहता है। इफ़ ई इनवॉइस रिक्वायरमेंट इज अप्लीकेबल, अगर ई इनवॉइस तुमको रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है कि ई इनवॉइस ही तुमको देना है तो तुमको ई इनवॉइस ही देना पड़ेगा। अदर देन ई इनवॉइस तुम्हारा वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा। फिर क्या होता है, डिटेल ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट अपलोडेड बाय द सप्लायर। अब देखो सप्लायर जैसे ये अपलोड किया हैरी ने, तो यहाँ पे क्या होता है, जब तक ITC अवेल नहीं कर सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज एंड डेबिट नोट विच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, जब तक अपलोड नहीं करेगा। जैसे ही डिटेल ऑफ इनवॉइस और फर्निश कर देगा सप्लायर GSTR 1 में, और क्या होता है 1A में, या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आती है, सच डिटेल हैज़ बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन GSTR 2B ऑफ द रेसिपिएंट। वो रेसिपिएंट के GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है।
कुछ केस में GSTR 2B को अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जैसे जब IGST पेड करते हैं इंपोर्ट के केस में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के केस में GSTR 2B नहीं होता है। ITC अवेल कर सकते हो, अगर रिफ्लेक्ट नहीं करा GSTR 2B में तो भी अफेक्ट कर सकते हो, और क्रेडिट फ्रॉम दी ISD। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि ना, जैसे कि मंथली सप्लायर अपलोड करेगा इनवॉइसेस, जो भी उसके पास से इनवॉइसेस, जैसे हैरी इनवॉइसेस मंथली अपलोड करेगा, तो मंथली अपलोड करेगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर देगा राम के क्या होता है GSTR 3B 2B में रिफ्लेक्ट आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, सप्लायर ना अपलोड करता है क्वार्टरली, जैसे 2 मंथ का है तो 2 मंथ का तुम अपलोड किया ऑफ द क्वार्टर, तो अगर 2 मंथ का अपलोड किया है क्वार्टरली का, तो वो तुम्हारा GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। और फिर ना राम जो है वो क्लेम कर सकता है ITC, जो ये राम है वो क्लेम कर सकता है ITC। ये कब क्लेम करेगा? जब वो GSTR 3B फाइल करेगा बेस्ड ऑन द इन्वॉइसेस ऑफ द GSTR 2B। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉर्मली इन्वॉइसेस सेल्स मंथली भी हो सकता है, बस सप्लाई एंड फाइलिंग क्वार्टरली बेसिस में अपलोड द इन्वॉइसेस, तो वो भी कर सकता है। फिर उसके बाद आता है रेसिपिएंट, जब तुमको रिसीव्ड हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस तो ही तुम ITC को अवेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोल्ड की हो गुड्स परचेज की हो ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस, तो जैसे ही सप्लायर फैक्ट्री गेट पे आ गया तो तुम उसको कंसीडर एज रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट, तो तुम उसको रिसीव्ड मान लोगे, ठीक है। फिर ना कब तक ITC, अगर इंस्टॉलमेंट है, जब तक तुम्हारा लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाए तब तक तुम ITC कब अवेल कर सकते हो? जब तुम्हारा लास्ट लॉट हो जाए तब भी तुम ITC अवेल कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो कि सप्लायर है, अब जैसे इसको तुमको सप्लाई करना था सर्विस, इसको पेमेंट करना था, तो इसने बोला ना कि तुम मुझे सप्लाई ना करके ना तुम थर्ड पर्सन को कर दो, तो यहाँ पे 2 सप्लाई हो जाएंगे, बिल टू शिप टू मॉडल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये माना डीम टू रिसीव्ड बाय द थर्ड पर्सन, ये मान लिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, थर्ड पर्सन अवेल कर सकता है ITC। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ द सप्लाई का बात करोगे तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई में क्या होता है, सप्लायर ने सप्लाई की तो वो वैल्यू ऑफ द सप्लाई ना तुम्हारे B में तुम्हारा ऐड हो जाएगा, कितने का तुमने वैल्यू ऑफ द सप्लाई की वो B में तुम्हारा ऐड हो जाएगा, और मिस्टर A अवेल कर सकता है ITC। जैसे GSTR 2B होता है ना, GSTR 2B ने बाइफरफिकेट कर सकता है कि कौन सा ITC तुम अवेल कर सकते हो, कौन सा ITC तुम अवेल नहीं कर सकते हो। टैक्स लेविएबल ऑन सप्लाई पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स लेविएबल। अब क्या होता है इसमें कि मान लो ना कि तो सप्लाई तुमने ना GSTR 1 ना, जैसे ना GSTR 1 इसने ना फाइल कर दिया, ठीक है, और ना तुमने ना क्या कहते हैं ITC ले लिया, आउटवर्ड किया था तुमने राम ने, तो ITC तुमने क्लेम कर दिया। लेकिन क्या होता है ना कि GSTR 1 सटक जाती गवर्नमेंट, कब सटकती है? जब 30 सितंबर को सटकती है। 30 सितंबर तक इसने ना गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं जमा करवाया, 30 सितंबर को गवर्नमेंट को पैसा नहीं जमा करवाया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, राम को रिवर्स करना पड़ेगा ITC। और रिवर्स कब करना पड़ेगा? एक महीना छोड़ के, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, मतलब 30 नवंबर तक उसको तुमको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर तुम रिवर्स नहीं करते हो तो तुमको इंटरेस्ट लग जाएगा 18% का ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। मान लो कि तुमने अगस्त 2024 में बेचा था, तो 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2025 तक तुमको गवर्नमेंट को सबमिट करवाना था, तुमने नहीं करवाया, तो तुम क्या करोगे, 30 नवंबर तक तुमको रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं रिवर्स करोगे तो ITC मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट लग जाएगा। और मैक्सिमम टाइम लिमिट टू अवेल द ITC क्या होता है, ITC का मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30 नवंबर ऑफ द क्या होता है फॉलोइंग ईयर। और क्या होता है, डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न है GSTR 9 में तुम क्या करते हो, फाइल करते हो। GSTR 9 में तुमको क्या करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न तुमको फाइल करनी पड़ती है। तो इसका ये होता है ना कि जैसे कि मान लो ना कि तुम्हारी इनवॉइस डेट थी 10 अगस्त 2023, तो ना तुम्हारा लास्ट डेट टू अवेल ITC क्या होगा, 30 नवंबर 2024। अगर 25 मार्च 2024 है तो 30 नवंबर 2024 होगा। 1 जैन 2024 है तो भी 30 नवंबर 2024 होगा। और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो भी तुम्हारा अर्लियर होगा वो। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और ITC कैन बी टेकन
इसी बीच में ना तुम्हारा ना आईटी वो क्या होता है, तुमको आईटी से लेना था लेकिन तुम ले नहीं पाते हो, इसी बीच में ना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर जाता है और गलती से होता है, या फिर बाद में जाकर रिवोक हो जाता है, तो कब तक ले सकते हो? 30 दिन के अंदर तुम ले सकते हो आईटी। देखो पेमेंट में क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज़ के अंदर तुमको पेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो तुमको ना 18% का इंटरेस्ट लगेगा, और फिर ना वो जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तुम निकालोगे उसमें वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लगेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द यूटिलाइजेशन टू पेमेंट टू द क्रेडिट अवेल्ड। मतलब कि ना विद इन 180 डेज़ तक किया नहीं किए तो 1800 डेज़ के बाद से तुम जब तक तुम पेमेंट नहीं कर सकते तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट लगता रहेगा। फिर क्या होता है, इफ़ अमाउंट पेड, और जब तुम ना पे कर दोगे तब तक तुम तो आईटीसी नहीं ले पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम ना पे कर दोगे विद इन 180 डेज़ के अंदर तो तुम आईटीसी ले सकते हो। आईटीसी कैन री अवेल इफ़ द पेमेंट हैज़ बीन मेड लेटर। और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट जो आईटीसी का तुम अभी पढ़ रहे हो अवेल करने का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद ना, अगर क्रेडिट टू बी रिवर्स प्रोपोर्शनली टू द अमाउंट नॉट पेड, मतलब कि क्या होता है, मान लो कि कुछ अमाउंट तुमने पेड कर दिया, कुछ अमाउंट तुमने नहीं पेड किया, तो वो प्रोपोर्शनेटली होगा। 180 डेज़ का पेमेंट का रूल किस किस पे कुछ के केस में एप्लीकेबल ही नहीं होता है, जैसे शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन पे, आरसीएम पे, और एक आता है तुम वैल्यू ऑफ द सप्लाई में तुमने बोला था कि शायद रेसिपिएंट मतलब वो बैट और बॉल का था शायद, तो उस केस में ना तुम्हारा 180 डेज़ में एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर जीएसटी ऑन द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड, अगर तुमने ना उस परचेज को कैपिटलाइज कर लिया है और उस पर तुम डेप्रिसिएशन ले चुके हो इनकम टैक्स के हिसाब से, तो तुम ना आईटीसी तुम नहीं ले सकते हो, या तो तुमने कैपिटलाइज नहीं किया तो तुम आईटीसी ले सकते हो। ब्लॉक क्रेडिट आता है 17(5) का, मतलब तुमने कि क्या होता है, मोटर व्हीकल डिज़ाइन टू कैरी, तो अगर तुम गुड्स के सामान को कर रहे हो तो तुम्हारा क्या होता है, आईटीसी अलाउड हो जाएगा। पीपुल हैविंग सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग द एबव, अगर 13 है तो आईटीसी अलाउ होगा, अप टू 13 है तो अलाउड नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन है, अप टू 13 है, 13 से कम है तो भी अलाउ हो जाएगा, अगर तुम ना जैसे कि डेमो ऑफ द कार डीलर तुम कर रहे हो। मतलब डेमो क्यों कर रहे हो, कि फर्दर सप्लाई करने के लिए, अरे सर आइए कार चला के देखिए, अब मन पसंद आएगा तो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर, तुमने एक गाड़ी खरीदी है और तुम ना उसको घुमा रहे हो देवरिया से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया, तो वो तो अर्निंग ही एक तरीके से, तो उसके ऊपर आईटीसी अलाउ हो जाएगा। इफ़ मुस्कान जहाँ पे गई थी ट्रेनिंग स्कूल में सीखने के लिए, तो वो वहाँ उसके ऊपर भी तुम्हारा क्या होता है, आईटीसी अलाउड हो जाएगा। बाइक इज़ डिज़ाइन फॉर द कैरिंग पीपुल, हैंस आईटीसी ब्लॉक इवन इट इज़ यूज फॉर। बाइक के केस में बाइक तुम्हारी ब्लॉक ही रहेगी। बाइक बाइक यहाँ पे लेस देन 3 व्हीकल नहीं लिखा है, बाइक प्रॉपरली बाइक बोला है, ध्यान देना यहाँ पे। और कुछ नॉट इंक्लूडेड इन दी मोटर व्हीकल, मतलब नॉट इंक्लूडेड इन दी मोटर व्हीकल, मतलब कि ये लोग इन लोग के ऊपर ये मोटर व्हीकल में इंक्लूडेड नहीं होता एज पर द डेफिनेशन ऑफ नॉट इंक्लूडेड, मतलब इन लोग के ऊपर, ये लोग मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में आता ही नहीं, और इन लोग के ऊपर आईटीसी अलाउड होगा। जैसे कि ना तुम फिक्स रेल पे कोई गाड़ी चला रहे हो तो उसके ऊपर अलाउ होगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो गोडाउन वोडाउन में चलती है उसके ऊपर अलाउ होगा। या लेस देन 3 टायर है, लेस देन 4 व्हीकल है, मतलब 3 हो गया, 2 हो गया, और वो अप टू दी 25 सीसी तक का इंजन कैर कर रही है। बाइक की बात नहीं कर रहा है, बाइक इज़ डिज़ाइन फॉर, तो बाइक तो तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक ही है बाइक पे। आईटीसी ऑन द परचेज ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट, अगर तुम गुड्स के लिए कर रहे हो तो आईटीसी अलाउ है। पीपुल के कर रही हो तो आईटीसी अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, अगर तुम फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा आईटीसी अलाउड है। तो अगर तुम ना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो ऑफ द पैसेंजर का, यही तो तुम्हारा धंधा है इंडिगो, तो हाँ, अभी तो इंडिगो का भाई बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल हुए, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर उसके लिए भी आईटीसी अलाउड हो जाएगा। इट इज़ परचेज फॉर द ट्रेनिंग फ्लाइंग, जो पायलट वाले सीखते हैं उसके ऊपर भी आईटीसी अलाउड हो जाएगा। ये बोल रहा है ना कि ना जो एवब की दो है, पहला और दूसरा, अगर जनरल इंश्योरेंस सर्विस एंड रिपेयर,
अगर तुम्हारा उस ऊपर वाले में आईटीसी अलाउड था तो जनरल इंश्योरेंस और सर्विस रिपेयर पर भी तुम्हारा आईटीसी अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर तुम्हारा आईटीसी अलाउड नहीं था तो जनरल इंश्योरेंस और सर्विस रिपेयर के केस में आईटीसी नहीं अलाउड होगा। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, अगर मैन्युफैक्चर ऑफ दिस सच व्हीकल है तो अलाउ हो जाएगा, और इंश्योरर ऑफ दिस सच व्हीकल है तो अलाउ हो जाएगा। देखो इन सब केसों में ना तुम्हारा आईटीसी अलाउड नहीं होगा। अगर तुम आउटडेयरिंग केयरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे हो, हेल्थ सर्विस ले रहे हो, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, कॉस्मेटिक करा रहे हो, तो इन सब के ऊपर आईटीसी तुम्हारा नहीं होगा। तुम वकेशन पे जा रहे हो, ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ ऑन वकेशन तुम दे रहे हो, मेंबरशिप तुम बेनिफिट दे रहे हो अपने मेंबर्स को, तो इन सब के ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होगा। और किसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होगा? जो तुमने यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ा है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ा हुआ है, अगर इन सब के ऊपर आईटीसी अलाउड है तो रेंट वाला भी तुम्हारा आईटीसी अलाउड हो जाएगा। लेकिन इन सब के ऊपर तुम्हारा आईटीसी नॉट अलाउड है तो रेंट वाला भी तुम्हारा आईटीसी नॉट अलाउड होगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन अगर तुम फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा आईटीसी अलाउड हो जाएगा, और अगर तुम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा आईटीसी अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोक्योर्ड और गुड्स एंड सर्विस प्रोक्योर्ड फॉर द सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ द, मतलब खुद के यूज़ के लिए तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन रिपेयर करवा रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज तुम बनवा रहे हो। तो अगर ना उसने ना कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया है, कॉस्ट को अगर कैपिटलाइज नहीं किया है या चार्ज नहीं किया पीनल में, तो आईटीसी अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया है, लेकिन अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है, भले ही उसने कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया लेकिन प्लांट एंड मशीनरी तो अलाउड हो जाएगा, आईटीसी अलाउड होगा। लेकिन अदरवाइज़ के केस में आईटीसी अलाउड नहीं होगा। लेकिन इसके भी कुछ ना क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन अगर आईटीसी फर्दर सप्लाई के लिए है तो तुम्हारा आईटीसी क्या होता है, अलाउड होगा। फर्दर सप्लाई के लिए तो तुम्हारा अलाउड होगा। और यहाँ पे आ जाता है, अगर फर्दर सप्लाई के लिए तो अलाउड होगा, लेकिन अगर जैसे कि ना तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग है, टेली कम्युनिकेशन टावर हो गया, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री हो गया, तो इनके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होगा। मशीनरी के अलावा भले ही प्लांट एंड मशीनरी फिक्स टू द अर्थ है तो भी वो अलाउड होगा, लेकिन एक्सेप्ट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स टू अर्थ होता है, टेली कम्युनिकेशन टावर भी फिक्स टू दी अर्थ होता है, और पाइपलाइन आउटसाइड दी फैक्ट्री, इनसाइड नहीं आउटसाइड दी फैक्ट्री, तो इसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होगा। और आईटीसी ऑफ डक्ट्स एंड मैनुअल, डक्ट्स क्या होता है ना, तुम केबल नेटवर्क की वायर ना अंडरग्राउंड बिछाते हो तो वहाँ पे डक्ट्स एंड मैन होल्स बना देते हो कि बाद में जाकर के सर्विस करवा सको, तो डक्ट्स एंड मैन होल्ड बना सकते हो। के नॉट ब्लॉक्ड एज द सेम इट्स कंसिडर प्लांट एंड मशीनरी, मतलब उसके ऊपर ना तुम्हारा ना क्या होता है, आईटीसी अवेलेबल होगा, तुम उसके ऊपर आईटीसी ले सकते हो। ये सब चीज़ें आ जाते हैं कि लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड का अगर ऑलरेडी टेकन है तो रिवर्स कर दियो, अगर नहीं टेकन तो तुम नहीं ले सकते हो। गिफ्ट एंड फ्री सैंपल का भी तुम नहीं ले सकते हो अगर ये सिर्फ अलाउ होगा शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है, तब तुम अलाउ होगा, नहीं तो नहीं। सेल प्रमोशन स्कीम तुम्हारा बाय 1 गेट 1 के लिए तो अलाउ होगा, क्योंकि बाय 1 गेट 1 के लिए तुम प्राइस जोड़ करके कर देते हो। सैम्पल एंड फ्री गिफ्ट के लिए तब तक नहीं होगा जब तक शेड्यूल 1 में ना आए। फिर तुम्हारा क्या होता है, एनआरटीपी के लिए भी अलाउड नहीं होगा जब तक कि ना वो गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर दे रहा है। सर्विस को इंपोर्ट करेगा तो नॉट अलाउड, लेकिन जब गुड्स को इंपोर्ट करेगा तो ही अलाउड होगा उसके लिए। तुम अवेल कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर तुम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो या जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो आईटीसी अलाउ है। लेकिन अगर तुम नॉन बिजनेस कर रहे हो, नॉन बिजनेसेबल कर रहे हो, तो आईटीसी अलाउड नहीं है। अगर तुम कॉमन सप्लाई कर रहे हो, बोथ टैक्सेबल भी कर रहे हो और नॉन बिजनेस भी कर रहे हो और एग्जेम्प्ट भी सप्लाई कर रहे हो, तो इट इज़ अवेलेबल फॉर दी प्रोपोर्शन ऑफ द टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई। जो टैक्सेबल सप्लाई होगा, जीरो रेटेड सप्लाई होगा, उसी के लिए अलाउ होगा। देखो यहाँ पे तुम नॉन बिजनेस भी कर रहे हो, एग्जाम्प्ट सप्लाई भी, एग्जाम्प्ट कर रहे हो या नॉन बिजनेस कर रहे हो, आईटीसी अलाउड नहीं होगा। अब तुम बोलोगे कि क्या होता है एग्जाम्प्ट, मतलब क्या होता है, और ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहीं एक तो नहीं है। नहीं, एग्जाम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, नील रेटेड सप्लाई और सप्लाई ऑफ द एग्जेम्प्टेड गुड्स
मतलब नील रेटेड सप्लाई हो गया और एक तरीके से वो नॉन बिजनेस है, नॉन टैक्सेबल है, सॉरी नॉन टैक्सेबल है क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है। नील रेटेड सप्लाई है और वो एग्जाम्प्ट है। जीरो रेटेड सप्लाई का स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तुम डेवलपर कर रहे हो, तुम मीन्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तुम डेवलपिंग कर रहे हो, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई होता है। नील रेटेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई आर नॉट द सेम। नील रेटेड सप्लाई का मतलब एग्जाम सप्लाई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या होता है, लायबल टू रजिस्टर। तो जब तो लायबल है 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है, तो जिस दिन वो लायबल होगा, जैसे मान लो 1 जुलाई को लायबल था, तो 1 जुलाई को लायबल था, उसने 30 दिन के अप्लाई कर दिया, तो भले ही उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कभी भी मिले, वो 1 जुलाई से ही वो रजिस्टर माना जाएगा। अगर नहीं किया है तो जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा तब वो मानेगा। अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कर रहा है डेट ऑन विच, तो भी जब वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा तो वहाँ से उसको माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 18। पहले तुम अर्लियर कंपोजिट सप्लायर थे, अब तुम ना क्या होता है रेगुलर सप्लायर हो गए। मतलब तुम टैक्स दोगे, पहले तो तुम टैक्स नहीं देते थे, अब तुम टैक्स दोगे। तो टैक्स तुम दोगे तो कब से तुम आईटीसी अवेल कर सकते हो, कि मान लो 1 जुलाई को तुम ना क्या होता है 1 जुलाई को तुम रेगुलर सप्लायर में आए हो, तो तुम 30 जून से तुम ना आईटीसी अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो सेम इसका भी होगा। कैपिटल गुड यहाँ पे तब तक नहीं ले सकते हो जब तक ना वो रजिस्टर्ड ना हो। तो मतलब यहाँ पे एक साफ बहुत सही खतरनाक लाइन यहाँ पे है कि ऑन कैपिटल गुड्स इज़ अलाउड, तब अलाउड होगा ओनली इफ सप्लायर वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हेन द गुड्स वेयर एग्जाम्प्ट। इफ़ अनरजिस्टर्ड है तो नो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, यहाँ पे कोई आईटीसी नहीं ले सकते ऑन कैपिटल गुड्स। इसका भी होगा कि मान लो कि 1 अगस्त से तुम टैक्सेबल सप्लाई हो तो 30 जुलाई से तुम ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कैपिटल गुड्स को लेने के लिए मतलब तुमको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है और यहाँ पर भी आती है कि तुम वॉलेंट्री अनरजिस्टर्ड से अब तुम रजिस्टर्ड हो गए हो, तो ना तुम 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, अवेल कर सकते हो, लेकिन अगर इनवॉइस ना तुम्हारा 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब तुम कितना क्रेडिट कैपिटल गुड्स के केस में तुम अवेल कर सकते हो, अब ये तुमको कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो ना तुम 1 साल पहले तुम क्या किए थे, 1 साल पहले ना तुम क्या कर लिए थे तुम गुड्स, तुम 1 साल पहले तुम गुड्स खरीद, 1 साल पहले तुम्हारा इन्वॉइस था, मतलब 4 क्वार्टर हुआ तो 5 इंटू 4 20%, और मान लो वो इन्वॉइस था 1 लाख, तो 1 लाख का तुम 1 लाख का 20% करोगे तो 20% तुमको रिड्यूस कर देना है, ध्यान देना है 20% तुमको रिड्यूस कर देना है, तो मतलब 80,000 तुम आईटीसी अवेल कर